गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहले हमने 2 लेक्चर बनाए थे। पहले लेक्चर में हमने स्किन डिस्कस की थी और सेकंड लेक्चर में हमने डर्मिस और हेयर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे त्वक ग्रंथियां, क्यूटेनियस ग्लैंड। त्वक ग्रंथियां, क्यूटेनियस ग्लैंड। देखो बेटा, त्वचा में जितनी भी त्वक ग्रंथियां होती हैं, क्यूटेनियस ग्लैंड होती हैं, ये क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मींस बहिस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ये क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। इनको हम नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको हम नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्रंथियों का जो स्राव होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइम बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्रंथियों के स्राव को क्या बोलते हैं? एंजाइम। जबकि एंडोक्राइन ग्रंथियों के स्राव को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोन। हम इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे तेल ग्रंथि, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम पसीना ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड। क्या बेटा? स्वेट ग्लैंड। ठीक है। तो देखिए, त्वक ग्रंथियां किससे बनती है? ये क्यूटेनियस ग्लैंड कैसे बनती हैं? क्या होता है कि हमारी एपिडर्मिस की जब वो सबसे आंतरिक परत है, इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी? स्ट्रेटम मेलफिजी। ये लेयर क्या होती है? डर्मिस में अंतर्वलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अंतर्वलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अंतर्वलित मतलब इनवेजिनेशन होता है। क्या होता है? इनवेजिनेशन होता है। उससे क्या बनती है? ये क्यूटेनियस ग्लैंड बनती है। क्या बनती है बेटा? क्यूटेनियस ग्लैंड्स बनती हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्यूटेनियस ग्लैंड्स। देखो बेटा, ये क्यूटेनियस ग्लैंड्स होती कैसी हैं? देखो, एक मैं सिंपल सी ग्लैंड लेके बता रहा हूं, ग्रंथि लेके बता रहा हूं। ये क्यूटेनियस ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड है। ये जो ना भाग जो डर्मिस में उपस्थित है, डर्मिस के कौन से पार्ट में? रेटिकुलरिस में। मैंने बताया था आपको, रेटिकुलरिस में क्या होती है? क्यूटेनियस ग्लैंड होती है, त्वक ग्रंथियां होती है। जो ये डर्मिस में जो भाग होता है, ये क्या होता है? स्रावी भाग होता है। क्या होता है? स्रावी पार्ट भाग होता है। मतलब ये क्या होता है? ये पदार्थों को, या मैं कह सकता हूं एंजाइम को स्रावित करता है। क्या करता है बेटा? एंजाइम को स्रावित करता है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्रावी भाग। क्या बोलते हैं? स्रावी भाग। ये स्रावी भाग एक पतली सी नलिका के द्वारा कहां खुलता है? एपिडर्मिस की सतह पर खुलता है। क्या? एपिडर्मिस की सतह पर खुलता है। एक पतली सी नलिका के द्वारा किस पे खुलता है बेटा? एपिडर्मिस की सतह पर खुलता है। ठीक है, दोबारा सुन लो। त्वक ग्रंथियां क्या होती है? ये सिंपल सी ग्रंथि ली है हमने, सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथि ली है। इसमें क्या होता है? ये जो पोर्शन है जो डर्मिस में बसता है, इसको स्रावी भाग कहते हैं। जो पदार्थों को स्राव करता है या एंजाइम स्रावित करता है। ये एंजाइम क्या होते हैं? इस पतली सी नलिका के द्वारा कहां आते हैं? एपिडर्मिस के ऊपर आते हैं। कहां आते हैं बेटा? एपिडर्मिस के ऊपर आते हैं। ठीक है। ये त्वक ग्रंथियां जो होती हैं, या ये बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथियां, ये क्या होती है? स्राव की प्रकृति के आधार पर
स्राव की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। स्राव की प्रकृति के आधार पर कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। देखो कौन कौन सी होती है। पहली होती है बेटा मीरोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है? मीरोक्राइन ग्लैंड। सेकंड होती है एपोक्राइन ग्लैंड और नेक्स्ट होती है होलोक्राइन ग्लैंड। देखो होता क्या है, ये मीरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? देखो ये बहिस्रावी ग्रंथि की कोशिकाएं हैं, ठीक है। जब इन ग्रंथियों में या इन ग्रंथियों की कोशिकाओं में पदार्थ भर जाते हैं, क्या भर जाते हैं? पदार्थ भर जाते हैं। तो ये पदार्थ क्या होते हैं? बाहर इन कोशिकाओं से बाहर जो आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? विसरण की विधि द्वारा आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? विसरण की विधि द्वारा आते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका को कोई हानि नहीं होती, मतलब कोशिका में जीव द्रव की कोई हानि नहीं होती, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे पसीना ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक है। पसीना ग्रंथि, लार ग्रंथि और कौन कौन सी होती है? अश्रु ग्रंथि, ठीक है। ये सारी क्या होती है? मीरोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? एपोक्राइन ग्लैंड्स की जो कोशिकाएं हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो कोशिकाएं हैं, क्या होता है? इनमें जब स्राव भर जाता है, इनमें जब स्राव भर जाता है तो ये स्राव क्या होता है? यहाँ ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है। ऊपर आके क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है और जीव द्रव की कुछ मात्रा लेके इस प्रकार ये अलग हो जाता है। जीव द्रव की कुछ मात्रा लेके ये अलग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जीव द्रव की आंशिक हानि होती है। क्या होती है? आंशिक हानि होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्तन ग्रंथियां, ठीक है। और कुछ पसीना ग्रंथियां भी होती हैं, कुछ पसीना ग्रंथियां भी होती हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है होलोक्राइन ग्लैंड। देखो होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये स्रावी कोशिकाएं, क्या होता है? जब ये स्रावी कोशिकाएं स्रावित पदार्थों से भर जाती है तो क्या होता है? कोशिका पूर्णतः या तो अलग हो जाती है या नष्ट हो जाती है। कोशिका ऊपर से नष्ट हो जाती है और जितना भी कोशिका का जो भी कंटेंट है, जो भी पदार्थ है, वो सब बाहर आ जाता है। तो क्या होता है? इसमें जीव द्रव की पूर्ण क्षति होती है। इसमें जीव द्रव की क्या होती है बेटा? पूर्ण क्षति होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेबेशियस ग्लैंड, तेल ग्रंथियां, क्या बेटा? तेल ग्रंथियां। तो इसे क्या कह सकते हैं? इसमें जीव द्रव की हानि नहीं होती, इसमें आंशिक हानि होती है, इसमें पूर्ण हानि होती है, ठीक है। इससे जो इन ग्रंथियों से जो स्राव होता है वो कैसा होता है? पतला होता है, बिल्कुल पतला होता है। इनसे क्या होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है और इनसे क्या होता है? बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पसीना ग्रंथि, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। इसके एग्जाम्पल क्या है? स्तन ग्रंथि और कुछ पसीना ग्रंथि, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? तेल ग्रंथि, ठीक है। तो हम पहला लेते हैं पसीना ग्रंथि। क्या लेते हैं? पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि, इनको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। देखो बेटा पसीना ग्रंथि जो होती है वो कैसी होती है? सरल कुंडलित नलिकाकार। कैसी होती है बेटा? सरल कुंडलित नलिकाकार। देखो इस प्रकार की होती है, ठीक है। सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथि होती है। होता क्या है? ये जो वाला भाग है ये स्रावी भाग है, जिसका स्रावी भाग है। इस स्रावी भाग के चारों ओर क्या हो जाती है? विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है बेटा।
क्या पाई जाती हैं? विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल कोशिका। क्या होता है जब इन मायो एपिथेलियल कोशिकाओं में संकुचन होता है? इन मायो एपिथेलियल कोशिकाओं में क्या होता है? संकुचन होता है, तो पसीना बाहर निकलता है। क्या बेटा? पसीना बाहर आता है, मतलब एक तरह से पल्सेशन होता है, क्रमाकुंचन होता है, तो उससे क्या होता है? पसीना बाहर आता है। तो पसीना ग्रंथि कैसी होती है? सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियां होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इन पसीना ग्रंथियों का जो स्राव होता है उसको क्या बोलते हैं? पसीना। इन पसीना ग्रंथियों का जो स्राव होता है उसको क्या बोलते हैं? पसीना। स्राव को क्या बोलते हैं? पसीना। तो भाई पसीने में क्या क्या होता है? देखो देखो बेटा, वाटर होता है, मैक्सिमम वाटर होता है। ठीक है। NaCl भी पाया जाता है, NH4Cl भी पाया जाता है, यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है। ठीक है। और क्या क्या होता है? लाइसोजाइम होता है बेटा। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? वर्णक होते हैं। और क्या होते हैं? बसीय अम्ल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बसीय अम्ल होते हैं। ये सब पसीना में होते हैं। देखो होता क्या है, ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये लाइसोजाइम क्या करता है कि त्वचा पर यदि कोई रोग कारक बैठता है, रोग कारक जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया बैठता है, तो ये लाइसोजाइम क्या करता है? इसकी कोशिका भित्ति को गला देता है। क्या बेटा? इसकी कोशिका भित्ति को गला देता है, और ये गला के इसको मार देता है। तो क्या कह सकते हैं कि भाई पसीना में उपस्थित लाइसोजाइम क्या करता है? हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये बढ़ना के कारण क्या होता है? पसीने का जो कलर होता है, पसीने का रंग जो होता है वो पेल येलो होता है बेटा। क्या होता है? पेल येलो होता है। ठीक है। दूसरा, जो पसीने में दुर्गंध आती है, पसीने में क्या होती है? दुर्गंध आती है, वो किसके कारण आती है? इन फैटी एसिड के कारण आती है, बसीय अम्लों के कारण आती है। किसके कारण आती है? बसीय अम्लों के कारण आती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, देखो स्वेट ग्लैंड होती है, ये स्रावी नेचर के आधार पर दो प्रकार की होती है। स्रावी नेचर के आधार पर दो प्रकार की होती है। मैंने अभी बताया आपको, मीरोक्राइन भी होती है और एपोक्राइन भी होती है। तो ये क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मीरोक्राइन, मीरोक्राइन पसीना ग्रंथि, और एक क्या होती है? एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। ठीक है बेटा। देखो मैक्सिमम जो होती है ना वो ये होती है, अधिकतर क्या होती है? ये होती है। और इनका स्राव कैसा होता है? पतला होता है, एक तरह से जलीय होता है। क्या होता है बेटा? जलीय होता है। ये शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। ये क्या होती है? कम आती है, कम होती है, और कुछ ही जगह पाई जाती है, कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है। और इनका स्राव जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। देखो ये कहां कहां पाई जाती है? जैसे ये पाई जाती है स्तन या निप्पल, चूचक, चूचक की त्वचा के चारों ओर। ठीक है। गुदा की त्वचा के चारों ओर। ठीक है। और कहां पाई जाती है? ये लिप्स, होठों की त्वचा के चारों ओर। होठों की त्वचा बोल रहा हूं मैं, होठों की त्वचा के चारों, होठों पे नहीं, होठों की त्वचा के चारों ओर। और कहां पाई जाती है? आर्मपिट पे पाई जाती है। आर्मपिट, कांख, ये कांख आर्मपिट से पाई जाती है। और प्यूबिक रीजन में, प्यूबिक रीजन में क्या पाई जाती है? एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है। यदि हम टोटल पसीना ग्रंथि, एक ह्यूमन में टोटल पसीना ग्रंथि कितनी होती है? 25 लाख।
कितनी होती है? 25 लाख। सबसे अधिक पसीना ग्रंथि, सबसे अधिक पसीना ग्रंथि कहां पाई जाती है? हथेली पर और तलवों पर। हथेली पे पाई जाती है और तलवों पर पाई जाती है। ठीक है, कहां नहीं पाई जाती? एब्सेंट कहां कहां होती है? देखो बेटा, एक तो होती है निप्पल पर, चूचक पर। चूचक की त्वचा के चारों ओर तो पाई जाती है, पर चूचक पर एब्सेंट होती है। लिप्स पर, लिप्स पर नहीं पाई जाती। कहां नहीं पाई थी? क्लाइटोरिस पे नहीं पाई जाती। ग्लांस पेनिस पे भी एब्सेंट होती है। क्या होती है? ग्लांस पेनिस पे क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, कुछ एनिमल ऐसे हैं उनमें भी ये एब्सेंट होती है। जैसे कौन कौन से एनिमल हैं? देखो, कुत्ते में, व्हेल में और श्रू में, चुचंदर में। श्रू में एब्सेंट होती है बेटा। क्या होती है? श्रू में एब्सेंट होती है। ठीक है, देखो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे बंदर। बंदर, इसका पसीना क्या होता है? लाल कलर का होता है। इसका पसीना कैसा होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है, तो पसीना ग्रंथि कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की हुई, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। मीरोक्राइन और एपोक्राइन। ठीक है, मीरोक्राइन अधिक मैक्सिमम मीरोक्राइन होती है और एपोक्राइन कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है। चूचक की त्वचा के चारों, गुदा की त्वचा के चारों, होठों के चारों, आर्मपिट पे और प्यूबिक रीजन पे। आर्मपिट पे और प्यूबिक रीजन पे सबसे अधिक कहां पाई जाती है? हथेली और तलवे पे। एब्सेंट कहां होती है? निप्पल पे, लिप्स पे, क्लाइटोरिस पे, ग्लांस पेनिस पे। ठीक है, और कहां कहां एब्सेंट? किन एनिमल में एब्सेंट है? कुत्ते में नहीं पाई जाती, व्हेल में नहीं पाई जाती, श्रू में नहीं पाई जाती है, चुचंदर में। ठीक है, और बंदर में जो होती है ना, जो पसीना होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, इस कुछ ग्रंथि इस पसीना ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। जैसे स्तन ग्रंथि, सिरुमिनस ग्लैंड। क्या? स्तन ग्रंथि, सिरुमिनस ग्लैंड। ठीक है, पेरिनियल ग्लैंड, इसी के रूपांतर से होती है। पहले मूलाधार ग्रंथि। देखो, मूलाधार ग्रंथि बहुत सारी बुक्स में जो दे रखा है वो तेल ग्रंथि के रूपांतरण से दे रखा है। बाकी यदि आप अच्छी बुक देखोगे तो वो किससे बनती है? स्वेट ग्लैंड के रूपांतरण से बनती है। तो अपन एक एक रूपांतरण पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं स्तन ग्रंथि। मैमेरी ग्लैंड। देखो बेटा, ये किससे बनती है? पसीना ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। पसीना ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। और क्या कह सकते हैं? एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है बेटा, ये कहां पाई जाती है? ये क्या होती है? वक्ष पर एक मसल्स होती है, पेक्टोरलिस मेजर। क्या बेटा? पेक्टोरलिस मेजर पेज मसल पर पाई जाती है। क्या होती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, देखो स्तन ग्रंथियां मेल में भी होती हैं, फीमेल में भी होती हैं। स्तन ग्रंथियां किसमें होती हैं? मादा में भी होती हैं और नर में भी होती हैं। पर नर में क्या होती है? ये असक्रिय होती है, इनएक्टिव होती है, और या क्या कह सकते हैं? अवशेषी होती है। क्या कहते हैं? अवशेषी होती है। जबकि मादा में क्या होती है? सक्रिय होती है बेटा। कैसी होती है? सक्रिय होती है। और कैसी होती है? संयुक्त, नलिकाकार, कुपिकाकार। कैसी होती है बेटा? संयुक्त, नलिकाकार, कुपिकाकार। कंपाउंड ट्यूब्यूलो, कंपाउंड ट्यूब्यूलो सेक्युलर, कंपाउंड ट्यूब्यूलो सेक्युलर होती है। मतलब संयुक्त होती है, नलिकाकार होती है और कुपिकाकार होती है। ठीक है बेटा, तो स्तन ग्रंथियां मादा में कैसी होती है? सक्रिय, और नर में कैसी होती है? निष्क्रिय। नर में कैसी होती, इनको अवशेषी भी होती है, और मादा में कैसी होती है? संयुक्त, नलिकाकार, कुपिकाकार। कैसी होती है बेटा? नलिकाकार, कुपिकाकार।
ठीक है, अब देखो स्तन ग्रंथियों के स्राव को क्या बोलते हैं? दूध, मिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क। स्तन ग्रंथियों के स्राव को क्या बोलते हैं? मिल्क। ठीक है, अब मिल्क में क्या क्या होता है? मिल्क में बहुत सारे होते हैं। लैक्टो एल्बुमिन होता है, प्रोटीन होती है लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टो ग्लोब्यूलिन होता है। इनका हिंदी कुछ नहीं है, यही है, लैक्टो शुगर होती है। ठीक है, कैल्शियम आयन होते हैं, और क्या होती है बेटा? वसा होती है। क्या होती है बेटा? वसा होती है। ठीक है, और क्या होता है? जल होता है। बात मेरी समझ में आई? ठीक है, स्तन ग्रंथियां, यहां तक स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के लिए 4 प्रकार के हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। देखो कैसे कैसे। नलिका की वृद्धि के लिए ईस्ट्रोजन, कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। पुपिकाओं की वृद्धि के लिए प्रोजेस्टेरॉन, यहां पे कोर्स में है प्रोजेस्टेरॉन। दूध निर्माण के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क दूध निष्कासन के लिए कौन जिम्मेदार होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, ये अपनी स्तन ग्रंथि। नेक्स्ट आती है सिरुमिनस ग्लैंड। सिरुमिनस ग्रंथि, देखो बेटा सिरुमिनस ग्रंथि भी क्या आती है? स्वेट, पसीना ग्रंथि का रूपांतरण होती है। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड का रूपांतरण है, पसीना ग्रंथि का रूपांतरण है। क्या बेटा? पसीना ग्रंथि का रूपांतरण है। कहां पाई जाती है? ये बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण की कर्ण कुहर में पाई जाती है। कर्ण कुहर गुहा में पाई जाती है। देखो ये बाह्य कर्ण है, इस बाह्य कर्ण के अंदर जो ये गुहा है इसको बोलते हैं बाह्य कर्ण कुहर, इसमें पाई जाती है। होता क्या है? इस सिरुमिनस ग्लैंड के स्राव, सिरुमिनस ग्रंथि का स्राव और तेल ग्रंथि का स्राव, और क्या बेटा? तेल ग्रंथि का स्राव, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ईयर वैक्स बनाते हैं, कर्णमोम। क्या बनाते हैं? कर्णमोम। और ये कर्णमोम बहुत हेल्पफुल होता है। क्या होता है? ये हमारे कान में प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो फंगल इन्फेक्शन को नहीं होने देता, कोई बैक्टीरिया घुस गया तो उसे वहीं मार देता है, जब डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है, धूल के कणों को नहीं जाने देता, धूल के कणों को नहीं जाने देता, मतलब हमारे जो कर्ण पट्ट होता है उसकी सुरक्षा करता है, उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। नेक्स्ट आता है मूलाधार ग्रंथि या पेरिनियल ग्लैंड। मूलाधार ग्रंथि या पेरिनियल ग्लैंड, देखो ना मूलाधार ग्रंथि बहुत सारी बुक ऐसा बोलती है कि ये तेल ग्रंथि का रूपांतरण होती है, पर यदि हम स्टैंडर्ड बुक लें, यदि हम क्या लें स्टैंडर्ड बुक, तो स्टैंडर्ड बुक ये कहती है कि ये स्वेट ग्लैंड का रूपांतरण होती है। किसका होती है? स्वेट ग्लैंड का रूपांतरण होती है। तो ये पसीने ग्रंथि का रूपांतरण होती है। मानव में नहीं पाई जाती है, मानव में क्या होती है? एब्सेंट होती है। कहां पाई जाती है? गुदा की त्वचा के चारों ओर, ठीक है, गुदा की त्वचा के चारों ओर। होता क्या है बेटा? इसका जो स्राव होता है वो कैसा होता है? वाष्पशील होता है, और कैसा होता है? सुगंधित होता है।
कैसा होता है, बाष्पशील होता है और सुगंधित होता है। और क्या करता है, लैंगिक आकर्षण में हेल्प करता है। लैंगिक आकर्षण में उपयोगी होता है, मतलब फीमेल मेल को इनवाइट कर सकती है और मेल फीमेल को इनवाइट कर सकता है। तो ये है अपनी पसीना ग्रंथि एवं पसीना ग्रंथि के रूपांतरण। नेक्स्ट आता है अपना तेल ग्रंथि। नेक्स्ट क्या आता है बेटा अपना तेल ग्रंथि। तेल ग्रंथियों को बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, सेबेशियस ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा इनको, तेल ग्रंथि या ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये क्या होती है, ये होती है सरल सरल साकेत कुपिकाकार। कैसी होती है बेटा ये, सरल साकेत कुपिकाकार। क्या होती है बेटा, सरल साकेत कुपिकाकार। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सेबेशियस ग्लैंड, ये तेल ग्रंथियां, जब मैंने आपको हेयर की स्ट्रक्चर बताया तो मैंने बताया तेल ग्रंथियां किससे जुड़ी रहती हैं। ये तेल ग्रंथियां किससे जुड़ी होती हैं, हेयर फॉलिकल से। किससे जुड़ी होती है, हेयर फॉलिकल से, रोम पट्टिका से। किससे, रोम पट्टिका से। ठीक है। और रोम पट्टिका से जुड़ी होती क्या होती है, ऑयल का स्राव करती है। और ये ऑयल क्या करता है, मतलब रोम को चिकना बनाए रखता है। रोम को क्या बनता है, चिकना बनाता है। क्या बनाता है बेटा, चिकना बनाता है। तो ये कैसी होती है, सरल साखित कुपिकाकार ग्रंथियां होती है। क्या होती है, सरल साखित कुपिकाकार ग्रंथियां होती है। और ये तेल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, हेयर फॉलिकल मतलब रोम पट्टिका से जुड़ी हुई होती है और ऑयल का स्राव करती है, रोम को चिकना बनाए रखता है। ठीक है। श्रवण के आधार पर, श्रवण की प्रकृति के आधार पर ये कैसी होती है, होलोक्राइन। क्या होती है, होलोक्राइन। मतलब क्या होता है, इनका जो स्राव होता है वो गाढ़ा होता है। स्राव क्या होता है, गाढ़ा। उसे क्या बोलते हैं, सीवम। क्या बोलते हैं बेटा, सीवम। क्या बोलते हैं बच्चा, सीवम बोलते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर देखें, तेल ग्रंथि सरल साकित कुपिकाकार होती है। तेल ग्रंथि क्या होती है, हेयर फॉलिकल से जुड़ी होती है, ऑयल का स्राव करती है, रोम को चिकना बनाता है। श्रवण की प्रकृति के आधार पर ये कैसी होती है, होलोक्राइन होती है। इनका जो सीक्रेशन होता है वो गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा होता है, जिससे क्या होता है, सीबम कहते हैं। देखो ये कहाँ कहाँ एब्सेंट होती है, एब्सेंट कहाँ होती है, हथेली और तलवों पर, हथेली व तलवों पर। ठीक है। और उपस्थित कहाँ होंगे, जहां रोम होंगे, जहां कहाँ होंगे, रोम, जहां पर रोम है वहां उपस्थित होंगी। तो ये प्रेजेंट कहाँ है, जहां रोम है, रोम उपस्थित है। क्योंकि ये किससे अटैच है, हेयर फॉलिकल से। और कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां रोम नहीं होते फिर भी ये उपस्थित होती है, जैसे निप्पल पर, लिप्स पर, ग्लांस पेनिस पर और क्लाइटोरिस पर। ठीक है। इन पर ये सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जबकि हमने बताया था स्वेट ग्लैंड कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है। तो ये आपकी है सेबेशियस ग्लैंड। क्या बेटा, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड से कुछ रूपांतरण है जो हमारे कोर्स में दे रखे हैं। देखो दो रूपांतरण है, एक तो है मियोमियन ग्लैंड्स, एक तो क्या, मियोमियन ग्लैंड्स। मायोवियन ग्रंथि नंबर 1, और दूसरी है जाइस ग्लैंड, जाइस। दोनों ग्रंथि क्या होती है, आंख में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, आंख में पाई जाती है। ठीक है। और किसका रूपांतरण होती है, सेबेशियस ग्लैंड का रूपांतरण होती है। किसका रूपांतरण होती है, सेबेशियस ग्लैंड का रूपांतरण होती है। ये मायोवियन ग्लैंड्स कहां पाई जाती है,
मायोवियन ग्रंथि क्या पाई जाती है? जो पलक होती है उसके किनारों पर, पलक के किनारों पर जहां बेरोनाई या आइलेसिस, बेरोनाई उपस्थित होती है, जहां आइलेसिस, आइलेसिस में ये बाल जो आंख में बाल पाए जाते हैं ये इनको बेरोनाई कहते हैं। पलक के किनारों पर और बेरोनाई, जहां बेरोनाई उपस्थित होती है वहां ये पाई जाती है। होता क्या है, इनका जो स्राव होता है वो तेलीय होता है। कैसा होता है? तेलीय। और ये तेलीय स्राव क्या होता है? कॉर्निया पर, क्या कॉर्निया पर एक चिकनी परत बनाता है। क्या बनाता है? चिकनी परत बनाता है। तो इससे क्या होता है, एक तो फ्रैक्शन नहीं होता, जब ये पलक ऊपर नीचे होती है फ्रैक्शन नहीं होता। और क्या होता है, इससे क्या होता है, जो चिकनी परत होती है ना, पतली चिकनी परत, तो इससे आंसू होते हैं वो जल्दी से बाष्पशील हो जाते हैं। जल्दी क्या हो जाते हैं? बाष्पशील हो जाते हैं। ठीक है। ये जाइस ग्लैंड, ये जाइस ग्लैंड क्या होती है, ये जो पलकें होती हैं इसकी डर्मिस में पाई जाती है। इसमें डर्मिस में पाई जाती है। पर जो इसकी नलिका होती है, इसकी जो नलिका होती है वो किस पे खुलती है? बेरोनाई की पुट्टिका पे खुलती है। बेरोनाई की पुट्टिका में खुलती है। बेरोनाई की पुट्टिका में खुलती है। इनका स्राव क्या होता है? ऑयली होता है। इनका स्राव भी क्या होता है? ऑयली होता है। और ये क्या करता है? ये बेरोनाई को एक तो चिकना बनाए रखता है। बेरोनाई को क्या बनाता है? चिकना बनाए रखता है। जिससे क्या होता है, वही धूल के कणों को ये बेरोनाई अपने ऊपर चिपका लेती है। धूल के कणों को बेरोनाई अपने ऊपर चिपका लेती है। तो ये आपकी तेल ग्रंथि है। तेल ग्रंथि के दो रूपांतर, मायोवियन ग्लैंड्स एंड जाइस ग्लैंड। ठीक है। यहाँ क्यूटेनियस ग्लैंड खत्म होती है, आगे आता है त्वचा के फंक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है त्वचा के कार्य। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा त्वचा के कार्य। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, त्वचा के कार्य। देखो, त्वचा जो होती है उसको बोलते हैं हर्फन मोला अंग, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे कामों को परफॉर्म करती है, बहुत सारे कार्य करती है। तो पहला कार्य लिखते हैं सुरक्षा। किसका बेटा? सुरक्षा का। तो देखो त्वचा कैसे कैसे हमारी सुरक्षा करती है। देखो, सबसे पहली बात, जो त्वचा की बाह्य कोशिकाएं होती हैं, जो बाह्य स्तर है त्वचा का, वो कैसा बनता है? मृत कोशिकाओं का बना हुआ है। किसका बना है? मृत कोशिकाओं का बना हुआ है। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम की कोशिकाओं का बना हुआ है। अब मृत कोशिकाओं पे कोई भी रोग कारक वृद्धि नहीं कर सकता, वृद्धि नहीं कर सकता। तो हमें ये प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है। दूसरी बात, जो इसके अंदर, त्वचा के अंदर जो ग्रंथियां हैं, पसीना आती है, उसमें क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम, जो क्या करता है? बैक्टीरिया की या रोग कारक की, बहुत सारे रोग कारक हो सकते हैं, रोग कारक की क्या होती है? कोशिका भित्ति को गला देता है। कोशिका भित्ति को गला देता है। जब कोशिका भित्ति गल जाएगी तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। दूसरी बात क्या होती है, जो पसीना होता है इसकी पीएच जो होती है वो अम्लीय होती है। कैसी होती है बेटा? अम्लीय। और अम्लीय पीएच पे रोग कारक वृद्धि नहीं कर सकता। अम्लीय पीएच पर रोग कारक वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात, त्वचा हमारे आंतरिक अंगों को कवर करती है। आंतरिक अंगों को कवर करती है, आंतरिक अंगों को कवर करती है। इसलिए क्या, किससे? इनको सुरक्षित करती है। किससे? धूल के कणों से, ठीक है, धूप से, ठीक है, बहुत सारे कारकों से ये इसको, हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षित करती है। फ्रिक्शन से, घर्षण से सुरक्षित करती है। ठीक है। ये तो हो गया सुरक्षा का काम। नेक्स्ट होता है ताप नियंत्रण। त्वचा क्या करती है? ताप नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है। देखो कैसे।
टेम्परेचर रेगुलेशन में। देखो ना टेम्परेचर रेगुलेशन में कैसे होता है। देखो मानव जब होता है ना वो समतापी होता है, मानव होता है वो समतापी होता है, मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गर्मी होगा तो वो तापमान को घटा लेगा, सर्दी मतलब तापमान को बराबर रखेगा, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। होता क्या है, जब तापमान बढ़ता है बॉडी का, जब बॉडी का तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, जो त्वचा के नीचे उपस्थित रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें क्या होता है, प्रसार होता है। क्या होता है बेटा, प्रसार होता है। तो उनमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और ये जब बढ़ी हुई ब्लड सप्लाई होती है ये क्या होती है, तापमान को पसीने के रूप में बाहर निकालती है। जो बढ़ा हुआ तापमान है उसके कारण क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। अब एक कारण ये भी है, दूसरा कारण क्या होता है, ये जो बढ़ा हुआ ताप है ये मायोएपिथेलियल कोशिका होती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे पसीना ज्यादा बाहर निकलता है। अब जब पसीना बाहर निकलेगा तो बाहर की जो सरफेस होगी, बाहर की जो सरफेस होगी वो ठंडी होगी। भाई पसीना जब निकल रहा है तो त्वचा की जो बाहर की सरफेस है वो ठंडी होगी और तापमान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, तापमान कम होगा। ठीक है, ये दो कार्य हो गए। तीसरा कार्य क्या होगा, शरीर की आकृति को बनाए रखता है। तीसरा क्या है, शरीर की आकृति को बनाए रखता है। त्वचा शरीर की आकृति को बनाए रखती है। त्वचा के कारण ही क्या होता है, हमारे शरीर के सभी अंग एक फिक्स लोकेशन पे हैं। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र और त्वचा के कारण क्या है, हमारा शरीर की जितने भी अंग हैं एक फिक्स लोकेशन पे हैं, तो त्वचा की आकृति को बनाए रखता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। क्या होता है, त्वचा खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। किसके रूप में, वसा के रूप में। मैंने आपको बताया था कि डर्मिस के नीचे एक लेयर और पाई जाती है, हाइपोडर्मिस, जो किसकी होती है, वसा की। वो क्या होता है, भोजन संचरण का काम करता है, भोजन संग्रह का काम करता है। नेक्स्ट होता है, उपयोगी पदार्थों का श्रावण भी करता है। उपयोगी पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे देखो त्वचा से बहुत सारे उपयोगी पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे मिल्क का होता है, ठीक है, ईयरवैक्स बनता है, कर्णमोम बनता है, ठीक है, और क्या बनता है, लाइसोजाइम बनता है। क्या बनता है बेटा, लाइसोजाइम बनता है। विटामिन डी के निर्माण में भी हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है बेटा, विटामिन डी के निर्माण में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्सर्जन। छठा क्या, उत्सर्जन। हमने आपको बताया था कि जब पसीना निकलता है उसमें क्या होता है, यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है। तो क्या होगा, ये उत्सर्जन में हेल्प करती है। मतलब यूरिया और यूरिक एसिड के उत्सर्जन में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, ठीक है, अवशोषण का कार्य करती है। अवशोषण क्या होता है, त्वचा क्या होती है, जैसे ऑयली पदार्थ होते हैं, हम ऑयली पदार्थों की क्या करते हैं, मालिश करते हैं। जैसे ऑयल की है या बहुत सारे क्रीम आती है, क्रीम की क्या करते हैं, मसाज करते हैं। तो क्या करती है, वो अंदर अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित करती है। नेक्स्ट, उद्दीपनों को ग्रहण करती है। उद्दीपनों को क्या करती है बेटा, ग्रहण करती है। क्यों होता है कि त्वचा पर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर मीन संवेदांग होते हैं। ये संवेदांग क्या होते हैं, हर चीज के संवेदांग होते हैं। दर्द के होते हैं, ताप के होते हैं, दाब के होते हैं। ठीक है, ताप के दो कलर, ठंडा और गर्म। ठीक है, स्पर्श के होते हैं। तो ये संवेदांग क्या होते हैं, त्वचा पर होते हैं। त्वचा में कहाँ होते हैं,
डर्मिस में होते हैं, डर्मिस के रेटिकुलस भाग में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। क्या करती है बेटा, संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट 10वां, दांतों के निर्माण में होता है क्या बेटा, डर्मिस, त्वचा की डर्मिस का कुछ भाग दांतों के निर्माण में भी भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, दांतों के निर्माण में भाग लेता है। 11वां क्या है, जो डर्मिस होती है, क्या होता है बेटा, डर्मिस। डर्मिस में क्या होता है, कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है, मेम्ब्रेनस बोन का। किसका निर्माण होता है, कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अवशोषण हो गया, उद्दीपन हो गया, दांतों का निर्माण हो गया। ठीक है, दांत और क्या था, कलाजात अस्थियों का निर्माण हो गया। लैंगिक आकर्षण में हेल्प करती है। 12वां क्या है, लैंगिक आकर्षण में हेल्प करती है। भाई आपको बताया था लैंगिक आकर्षण में कैसे, इसमें क्या था, पेरिनियल ग्लैंड्स इसके रूपांतरण से बनती है, क्यूटेनियस ग्लैंड से। पेरिनियल ग्लैंड्स में क्या बनता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ निकलते हैं। एक्चुअली पेरिनियल ग्लैंड्स का जो स्राव होता है उसको फेरामोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेरामोन्स। और फेरामोन्स क्या होता है, लैंगिक आकर्षण में हेल्प करता है। ये मानव में नहीं पाया जाता, जैसे खरगोश में पाया जाता है, हिरण में पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक आकर्षण में हेल्प करती है। 13 पुनरुद्भवन में। पुनरुद्भवन मीन्स मान लो हमारे चोट लग गई तो चोट बाद में सही हो जाती है, तो पुनरुद्भवन में हेल्प करती है। कोई भी चोट लगी उसको चोट को सही करने में हेल्प करती है, पुनरुद्भवन में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, गमन में भी हेल्प करती है। क्या होती है, गमन में, लचीली होती है इसलिए गमन में हेल्प करती है। तो ये हमारे क्या है, त्वचा के कार्य, इतने सारे कार्य परफॉर्म करती है। इसलिए से क्या बोलते हैं, हरफनमौला अंग। क्या बोलते हैं बेटा, हरफनमौला अंग, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपका इंटीग्रिटी सिस्टम चैप्टर में खत्म होता है। इसके नोट्स मैं आपको आज या कल में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप पढ़ें अच्छे से। इंग्लिश वर्ड है वो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा देखें। ठीक है, थैंक यू।